आज हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करेंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर ये भी बात करेंगे कि इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर पब्लिक फाइनेंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से सेंटर एलोकेट करता है फंड्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, किस तरह से वहां पे टैक्स कलेक्शन की जाती है, क्या रिलैक्सेशन दी जाती है पैसे के मामले में, फंड्स के मामले में इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। और इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम भी यही है, पब्लिक फाइनेंसेस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मतलब कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर पब्लिक फाइनेंसेस को देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का इस्तेमाल होता है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है किस तरह से एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की, किस तरह से फंड्स का इस्तेमाल होता है, किस तरह से वहाँ पे लोन्स लिए जाते हैं, किस तरह से वहाँ पे जो है टैक्स कलेक्शन की जाती है, किस तरह से वहाँ पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट किस तरह से किया जाता है, ये सब पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। जब मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के पब्लिक फाइनेंस की बात करता हूं, इससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती क्या है। तो जब मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करता हूं, जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिकल इन नेचर है। असिमेट्रिकल इन नेचर होने का मतलब क्या है कि हमारे इंडियन फेडरलिज्म के अंदर कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं या फिर कुछ स्टेट्स जो है उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर रखा गया है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है? जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर होते हैं वहां पे सारी स्टेट्स इक्वल होती हैं, वहां पे किसी भी स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस या फिर स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। लेकिन चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और साथ ही साथ इसके अंदर कई सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असिमेट्रिकल भी है, एक अलग तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स को जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर क्या है, कुछ पेक्यूलियर कंडीशंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, किसके बेसिस के ऊपर, ज्योग्राफी के बेसिस के ऊपर, हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर, सोशियो कल्चरल यूनिकनेस के ऊपर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के ऊपर एटसेट्रा। मतलब कि इन स्टेट्स को इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर रखा गया है क्योंकि इन स्टेट्स की जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो बाकी स्टेट से अलग हैं। कैसे हो सकता है ये जो स्टेट्स हैं ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड हों, मतलब कि पिछड़े हुए राज्य हों, हो सकता है यहाँ का कल्चर जो है वो यूनिक हो, यहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन रहती हो और यहाँ का कल्चर जो है वो इतना डिस्टिंक्ट हो कि इनको अगर हम बाकी वाली स्टेट्स के साथ जोड़ देंगे तो इनका कल्चर खतरे में आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे जो है इनकी हिस्ट्री अलग तरह की हो सकता है ये जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहाँ पे आती हूँ, और साथ ही साथ हो सकता है कि इनकी ज्योग्राफी जो है, जैसे मैंने आपको बताया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ की एक डिस्टेंट ज्योग्राफी है, वो चाइना के बॉर्डर्स के साथ आती हैं और साथ ही साथ वहाँ का कल्चर अलग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं, जो वंचित राज्य हैं, उन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर रखा गया है और वही चीज इसके अंदर आती है। अगर मैं अब की बात करूं, एट प्रेजेंट की बात करूं, तो 11 स्टेट्स जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर रखी गई है। वो 11 स्टेट्स कौन सी है? एक तो आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना है। ये जो ब्लैक मार्कर के साथ लिखी हुई है ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है, बल्कि ये जो स्टेट्स हैं ये हिली रीजन्स है। जैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी वाला एरिया है, हिमालयन जोन है, उत्तराखंड है, और तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से 2013-14 के आसपास जो उसको सेपरेट किया गया था, तो वहां पे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर तेलंगाना को भी रखा गया है। तो ये सब स्टेट्स जो है 11 स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स की बात की थी, वहां पे तो ये 11 स्टेट्स नहीं आती थी, वहां पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना नहीं आता था, बल्कि वहां पे जो है गुजरात और महाराष्ट्र आता था। तो अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर ये सब स्टेट्स कैसे आ गई? तो जब पहले हमने बात की थी वो स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स थी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है वो स्पेशल प्रोविजन स्टेट से अलग होती हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है वो इनको स्पेशल जो है अटेंशन दी जाती है, स्पेशल इनको एलोकेशन ऑफ फंड्स की जाती है, इनका जो है पब्लिक फाइनेंस के अंदर स्पेशल ध्यान रखा जाता है सेंटर के द्वारा, इनको बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, तो वो सब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आता है। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं ये विक्टिम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की,
जोग्राफिकल डिस्टेंसनेस की, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की और बैकवर्डनेस की। मतलब कि ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल खराब हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बहुत कम हो सकती हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है जोग्राफिकल डिस्टेंसनेस हो सकती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी जोग्राफी अलग अलग तरह की है। उसके बाद इसके अंदर आता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब पिछड़े हुए राज्य हो सकते हैं, ये डेवलप्ड नहीं हो सकते हैं और साथ ही साथ बैकवर्ड हो सकते हैं, और इसीलिए इन स्टेट्स को जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर रखा जाता है। उसके बाद अब हम इसके अंदर बात करेंगे कि क्या वो बेनिफिट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को प्रोवाइड किए गए हैं, और खास करके एलोकेशन ऑफ फंड्स के मामले में, पब्लिक फाइनेंस के मामले में, टैक्स कलेक्शन के मामले में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के मामले में, किस तरह से पैसे के लेन और देन के मामले में क्या वो स्पेशल प्रोविजंस हैं, क्या वो स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को दिए जाते हैं। कि हम इसके अंदर यही देखने वाले हैं, बेनिफिट्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इसके अंदर सबसे पहला बेनिफिट ये आता है, सेंटर पेज 90% फंड रिक्वायर्ड इन अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, अदर स्टेट्स 60 to 70%। इसके अंदर ये आता है कि सेंटर की जो स्कीम्स होती हैं, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, जैसे कि सेंटर ने स्कीम चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि सेंटर ने स्कीम चलाई थी स्वच्छ भारत अभियान। तो ये जो अलग अलग सेंटर के द्वारा स्कीम्स चलाई जाती हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अब स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहते हैं। मतलब कि सेंटर जो है इनको स्पॉन्सर करता है, पैसे वगैरह सेंटर ही देता है, लेकिन सारे पैसे तो सेंटर नहीं देता है और बाकी कुछ पैसे जो है स्टेट्स को खुद से लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करते हैं, इसमें 90% फंड जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर 90% फंड जो इस्तेमाल होगा वो सेंटर खुद से प्रोवाइड कर देगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, बाकी 10% उनको अपने खाते से लगाना होगा। लेकिन बाकी स्टेट्स के अंदर क्या होता है, अगर सेंटर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को 90% फंड प्रोवाइड करता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, तो क्या बाकी स्टेट्स को कितना करता है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर नहीं आती हैं, तो उनको 60 to 70% के आसपास जो है वो फंड जो है एलोकेट करता है सेंटर। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है, नॉन यूटिलाइज्ड आर अनस्पेंट मनी डू नॉट लैप्स ऑटोमेटिकली बट कैरिड आउट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पैसा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर स्टेट्स यूटिलाइज नहीं कर पाई है, जो खर्च नहीं कर पाई है, वो पैसा जो है अगले साल वापिस उनको मिल जाता है, वो खत्म नहीं हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पैसे के यूटिलाइज की या फिर अनस्पेंट मनी की, तो इसका क्या मतलब है, क्या होता है, जो भी पैसा एक स्कीम को एलोकेट किया गया है एक स्टेट के अंदर, राइट, मान लो 1 करोड़ रुपया जो है वो एक स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है, मान लो 1 करोड़ रुपया जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है, और उस 1 करोड़ रुपए में से अगर सिर्फ 50 लाख रुपया ही इस्तेमाल कर पाती है स्टेट गवर्नमेंट, तो जो बचा हुआ 50 लाख है, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ 50 लाख रुपया इस्तेमाल कर पाती है, 50 लाख बच जाता है, वो जो है खर्च ही नहीं होता है, तो क्या होगा, जो बचा हुआ 50 लाख होगा ना वो खत्म हो जाएगा, उसको वापिस ले लेगा सेंटर। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में ऐसा नहीं होता है, जो बचे हुए पैसे हैं, जो अनस्पेंट मनी है, वो दोबारा अगले साल उनको उसी स्कीम में एलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आता है 30% ऑफ सेंटर्स ग्रॉस बजट इज रिजर्व फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जो 30% सेंटर के बजट का पोर्शन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए रिजर्व होता है। मतलब कि सरकार का जो सारा का सारा बजट है, सारा का सारा जो पैसा है, उसमें से 30% बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए रखना होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है रिलैक्सेशन इन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एटसेट्रा। मतलब कि रिलैक्सेशन दी जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर इन सब टैक्सेस के ऊपर। एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स वगैरह जो लगता है, कस्टम ड्यूटीज जो इंपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है, कारपोरेट टैक्स जो कंपनियों के ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स जो किसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, इन सब टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन दी जाती है, छूट दी जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। और जब इन टैक्सेस के ऊपर छूट दी जाएगी, जब एक कंपनी के ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कारपोरेट के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अमीर लोगों की इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इनको स्पेशल
स्पेशल रिलैक्सेशन दी जा रही है, बिकॉज ये सब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, तो उससे क्या होगा, जब कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो कंपनी सोचेगी कि मैं वहां पे काम करूं जाके जहां पे हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग, बड़ी बड़ी बिजनेसेस जो है वो उन राज्यों में आएंगे, उन स्टेट्स में आएंगे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आती है, क्योंकि वहां पे इनके ऊपर टैक्स कम लगता है तो इनको फायदा होगा। उसके बाद इसके अंदर आता है स्पेशल कंसीडरेशंस व्हेन अप्लाइंग फॉर फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। जब कभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है वो फंड के लिए अप्लाई करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब कभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहती है कि हमें फंड दिया जाए, उस वक्त इनको स्पेशल कंसीडरेशंस दी जाती हैं, उस वक्त भी इनको स्पेशल छूट दी जाती है, इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको काफ़ी सारी कंसीडरेशंस दी जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है स्टेट गवर्नमेंट्स आर इनकरेज्ड टू लॉन्च मोर वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स टू डेवलप द रीजन बाय यूजिंग एडिशनल फंड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स इससे इनकरेज होती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल फंड इशू किए होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उससे वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स चला सकती है, मतलब कि लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स चला सकती है। कुछ पैसा सेंटर जो है एडिशनली एक्स्ट्रा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को एलोकेट करेगा, और उस पैसे से जो है लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए जो है स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, वेलफेयर के प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, अलग अलग स्कीम्स चलाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसके अंदर 11 के आसपास स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आती हैं, 8 तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और उसके बाद 3 हमारे पास हिमाचल, उत्तराखंड और तेलंगाना आती हैं। कैसे इन स्टेट्स को जो है वो स्पेशल कंसीडरेशंस दी जाती हैं, किस तरह से इन स्टेट्स को जो है पब्लिक फंड्स के अंदर किस तरह से रिलैक्सेशन दी जाती है, क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, क्योंकि ये जो है वंचित राज्य हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है, ये जो प्रताड़ित राज्य हैं, यहाँ पे जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, और यहाँ पे जो कल्चर है वो बड़ा यूनिक है, इसलिए इन राज्यों को डेवलप करने के लिए इनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है, स्पेशल कंसीडरेशंस दी जाती हैं, किसकी फॉर्म में, पब्लिक फाइनेंसेस की फॉर्म में, जिसके अंदर काफ़ी सारी रिलैक्सेशन इनको दी जाती हैं, फंडिंग के मामले में, फंड्स के मामले में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के मामले में, टैक्सेस के मामले में। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।